हेलो एंड वेलकम। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट बेस्ड क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब लेकर आऊँगा। तो चैनल में वीडियो को पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज का आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है इसको दुनिया की किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और देयर 6 फंडामेंटल राइट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहले 7 थे और 6th जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, से लीगल राइट बनाकर इसे निकाल दिया गया था यहाँ से। तो चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। तो आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आगे ऑप्शंस क्या हैं? डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आपका डी रहेगा कि अगर कोई भी वायलेट करता है आपके फंडामेंटल राइट को तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो उसके खिलाफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसआई के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, जो लास्ट एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों पहले हुए उसमें भी इसमें क्वेश्चन कुछ दिखे। तो चलते हैं इसके ऊपर कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स come under the jurisdiction of High Court and Supreme Court. Fundamental rights are generally regarded set of legal protection in the context of legal system, and which where such system is itself based upon this same set of basic fundamental or inalienable right, and such right thus belong without presumption और कॉस्ट ऑफ प्रिवेलिंग टू ऑल ह्यूमन बींग अंडर सच जुडिक्शन। सिंपल सा मीनिंग था इसका भी कि अगर कोई भी किसी के फंडामेंटल राइट को मतलब नुकसान दे रहा है तो आप उसको लेकर, मतलब जो किसी के फंडामेंटल राइट को छीन रहा है तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट पे लेकर जा सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर। ठीक है, तो कितने फंडामेंटल राइट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो टोटल कितने थे आपके पास? 7 थे पहले, मगर अब ये नहीं बनेगा। अब कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट वर देयर इन द बिगिनिंग। सो बिगिनिंग वाला है तो बिगिनिंग वाले के लिए 7 ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, बात यही रहेगी। अगर सिर्फ खाली पूछता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर, वो 6 आएंगे क्योंकि इसमें से एक निकल चुका है। तो नीचे यही लिखा है कि राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन अमेंडेड टू अ लीगल राइट बाय अ 44th अमेंडमेंट। देखो एक चीज़ और आपको यहाँ मिल गई कि राइट टू प्रॉपर्टी को हमने अमेंडमेंट करके 44th अमेंडमेंट जो 1917 में हुआ। देखो 2 क्वेश्चन बनने, राइट टू प्रॉपर्टी को किस अमेंडमेंट से इसको रिमूव किया और कब किया, 44th अमेंडमेंट और 1979 को। तो करेंटली हमारे पास कितने जो हैं राइट्स हैं बचे हैं, वो हैं 6। वो 6 के 6 कौन कौन से हैं? ठीक है, क्वेश्चन तो ये बनेगा 6 के 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं। वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट कल्चर एंड एजुकेशन, राइट फॉर माइनॉरिटीज एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, तो आई थिंक ये 6 के 6 आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द पार्ट of the constitution the fundamental right are enshrined। ठीक है, किस पार्ट में ये पाया जाता है? ठीक है, वो है पार्ट 3rd में। ठीक है, पार्ट 3rd में। ठीक है, और पार्ट 4th में फंडामेंटल ड्यूटीज पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखें पार्ट 3rd में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3rd में क्या पाया जाता है? फंडामेंटल राइट। और कितने आर्टिकल्स हैं? 12 to 35। 12 to 35 इसमें क्या है? आर्टिकल्स हैं, मतलब 12 से स्टार्ट होता है, 35 पे ख़त्म होता है। टोटल 6 आर्टिकल है, 6 के आगे जाके सब पार्ट बनते हैं। ठीक है, और ये पार्ट 3rd में ये भी पूछा गया कि किस पार्ट में ये पाया जाता है, तो वो क्या याद रखेंगे? पार्ट 3rd। ठीक है, याद रखें। और फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4th में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एंड पर्सन एनी पर्सन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट इन वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, किस आर्टिकल के मतलब मदद से कि किसी भी आदमी के
अगर फंडामेंटल राइट को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मतलब किसी भी आदमी के अगर कोई भी फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचाएगा तो वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट पे अपील लेकर उसके लिए। तो वो कौन सा आर्टिकल था, वो था आर्टिकल 32। याद रखिए आर्टिकल 32 हमें कहता है कि अगर आपके किसी भी कोई भी आपके मतलब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो आप उसके मतलब उसके लिए कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो अंडर आर्टिकल 32 एनी पर्सन कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट इन मैटर ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपको फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करे तो आर्टिकल 32 कहता है, आर्टिकल 32 कहता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, बाकी नहीं। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इश्यू आर राइट। ठीक है, कौन जो है आपको आपके राइट देता है, एनी हाई कोर्ट और एनी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट देता है। ठीक है, बाकी वाले राइट जैसे हिब्बस कार्पस वगैरह हो जाते हैं वो सारे के सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल जस्ट अभी पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट कहता है आर्टिकल 32 में कि कोई भी आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 में यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल या विच राइट अ पर्सन इज रिस्ट्रिक्टेड टू परफॉर्म एनी ड्यूटी फॉर विच ही डज नॉट हैव द अथॉरिटी। बाय द वे आप कहीं पर कुछ भी मतलब जैसे कि आप पुलिस की ड्यूटी करने चले जाओ कहीं पे, ठीक है, मगर आपको अथॉरिटी ने परमिशन नहीं दिया वो करने के लिए, तो मगर तब भी आप कर रहे हो, मतलब बिना नौकरी लिए आप कोई जॉब करने चले जाओ या कोई जॉब की तरह काम कर रहे हो। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल आपको या आपको राइट रोकता है, वो राइट है क्यू वारंटो। कौन सा है, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो कहता है कि जब तक आपको अथॉरिटी ने मतलब रोका है, ठीक है, या फिर आपको परमिशन ना मिली हो, ठीक है, कोई भी ड्यूटी करने की आप नहीं कर सकते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी राइट बेस्ड है। विच आर द फॉलोइंग राइट इज कॉल्ड बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम कहते हैं हिब्बस कार्पस। हिब्बस कार्पस ये दोनों पे लागू होता है, चाहे वो गवर्नमेंटल हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंटल हो, हिब्बस कार्पस दोनों पे लागू होता है। हिब्बस कार्पस को बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम कहते हैं अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 जस्ट पीछे भी पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट वाला। ठीक है, और ये इश्यू होते अगेंस्ट, मतलब ये जो हिब्बस कार्पस है ये किसके अगेंस्ट होता है, गवर्नमेंट वाले के भी और नॉन गवर्नमेंट पर्सन के भी होता है। ठीक है क्या इसमें, हिब्बस कार्पस इज अ recourse in law whereby a person can report an unlawful detention or imprisonment before a court usually through a prison official। मतलब आपको बिना कोर्ट में मतलब ले जाए, आपको कहाँ रखा गया हो, थाने में रखा गया हो, ठीक है, पकड़ लिया जाए और मतलब आपको कोर्ट में पेश ना करे तो हिब्बस कार्पस मतलब वहाँ लागू होता है। ठीक है, तो आपको पहले कोई भी अरेस्ट करने जाता है तो हिब्बस कार्पस के थ्रू उन्हें आपको बताना पड़ता है कि वो आपको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये हिब्बस कार्पस इतना इंपॉर्टेंट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, पर्सनल फ्रीडम हमें कौन देता है, जस्ट अभी तो बताया हिब्बस कार्पस। हिब्बस कार्पस कहता है कि आप कहीं भी जाके, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर, मतलब रूल्स के कानून के अंदर रहकर कहीं भी जाके आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब फ्रीडम अपनी पूरी इंजॉय कर सकते हो। वो कौन मदद करता है आपको, हिब्बस कार्पस। अगर आप कि कोई मतलब जो फ्रीडम है, पर्सनल फ्रीडम को कोई छीन रहा है, ठीक है, और वो इलीगल नहीं है, तो तब आप कोर्ट में हिब्बस कार्पस लेकर जा सकते हो। हिब्बस कार्पस वहाँ पर उसकी अपील लेकर जा सकते हो। आगे है इन विच आर द फॉलोइंग सिचुएशन हिब्बस कार्पस राइट इज इशूड। किस किस केस में हिब्बस कार्पस की अपील लेकर आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, पहला लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा टैक्स रिसिप्ट, फॉल्टी पॉलिसी डिटेंशन एंड वायलेशन। आई थिंक यही रहेगा, फॉल्टी पुलिस डिटेंशन। ठीक है, मतलब बिना गलती से आपको पकड़ लिया गया हो और मतलब बिना कोर्ट में पेश करके और आपको बताया भी ना हो और मतलब आपको मारा जा रहा हो तो हिब्बस कार्पस लग जाता है। विच आर द फॉलोइंग राइट मीनिंग इज टू हैव द बॉडी ऑफ, ये भी हिब्बस कार्पस है। बड़ी बड़ी इस पे बेस क्वेश्चन है। हिब्बस कार्पस को क्या बोलते हैं, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ भी कहते हैं, टू हैव द बॉडी ऑफ भी कहते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा है विच टाइप ऑफ राइट इज़ नॉट इशूड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह का राइट जो है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू नहीं होता। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिब्बस कॉर्पस तो आपको पता होता है, ठीक है, और वो ये मंडमस भी होता है, हिब्बस प्रोहिबिशन भी है और क्रिटेरियन भी है, मतलब ये नहीं होता। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो कह रहे देयर आर 5 राइट, मतलब 5 राइट आपको आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देती है, वो है हिब्बस कॉर्पस एक, ठीक है, अच्छा क्रिटेरियन, मंडमस, प्रोहिबिशन वगैरह, ये सारे के सारे, और क्यू वारंटो, जस्ट ये पीछे 2 पढ़ चुके, हिब्बस कॉर्पस और क्यू वारंटो, हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी राइट कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कितने राइट देता है, टोटल 5 राइट देता है। हमें जस्ट अभी पढ़ा था, हमें हिब्बस कॉर्पस देता है, और ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कितने हो गए, 5, जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आए। टोटल कितने मतलब हमें राइट दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 5 राइट दिए गए, ठीक है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है। तो कह रहा है करेक्ट कौन सा, आर्टिकल 14 कहता है किसके बारे में, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, याद रखिए। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, करेक्ट है, ठीक है। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ टाइटल, ये गलत है। एंड आर्टिकल 18 परमिशन ऑफ टाइटल्स ऑफ टू डिफेंस फोर्सेस, तो ये भी ठीक है, तो मतलब ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अंडर आर्टिकल 17, अंडर आर्टिकल 17 आर्टिकल कहता है कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिटेक्टेड वाइल अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट डिफेंस फोर्स एंड एजुकेशन टाइटल इज मेंशन आर्टिकल 18, मतलब जो उसमें दिया था ना अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशन टाइटल, देखो ना 2 जगह, यहीं से आंसर तो निकल जाता है, परमिशन टू टाइटल्स, अबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब ये इसी के अंदर आता है, ठीक है, मगर इसके अंदर अनटचेबिलिटी वाला आता है, ठीक है। चलिए आगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ इज, राइट टू लाइफ इज फंडामेंटल राइट है, राइट जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और राइट टू लाइफ इज अ मोरल प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द बिलीफ डेट अ ह्यूमन बीइंग हैज़ द राइट टू लाइफ, हर एक इंसान को मतलब जिंदगी जीने का हक है, ठीक है, तो इसलिए ये भी फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है, तो इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, जस्ट अभी आप देखें तो ये वाला, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसके बारे में पूछा था, कौन से में पाया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी या फंडामेंल राइट था, उसमें पूछा गया था SI के क्वेश्चन में। तो ये तो आपको पता है कि अंडर आर्टिकल कौन सा था, ये अमेंडमेंट 44 1979 जस्ट ऊपर पड़े हैं इसके बारे में कि इसको हटा दिया गया था, अभी 6 बच्चे, पहले 7 थे, ठीक है। चलिए लीगल राइट बन चुका है, ठीक है, तो चलिए इसको रखा कहाँ पर वो भी आ गया क्वेश्चन, ठीक है। देखो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, और अंडर आर्टिकल 300, अंडर आर्टिकल 300 अमेंडमेंट 300A है, ठीक है, एंड इट वाज मेड इन लीगल राइट, इसको लीगल राइट बनाया गया था किस अमेंडमेंट की मदद से, 44th अमेंडमेंट 1979, कुछ जगह पे 1978 रहेगा, ठीक है। तो आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द राइट टू प्रॉपर्टी सीजेस टू बी अ फंडामेंटल राइट, इसका आप बिना ऑप्शन देखे भी दे सकते हो, जस्ट अभी तो ऊपर पड़ा इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन। तो अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, राइट ऑफ प्रॉपर्टी कौन सा राइट था और किस लीगल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979 को इसको हटाया गया और इसे लीगल राइट बना दिया गया था, तो आंसर सी रहेगा, ठीक है, इसको लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 300 में इसको रखा गया, अंडर आर्टिकल 300A में इसको रखा गया, ये भी याद रखिए, अंडर आर्टिकल 300A में इसको रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द रेजिमी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, किसकी रेजिमी में किया गया था, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे इसको किया गया था, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम में इसको किया गया था, एक्सप्लेनेशन इसकी वही सेम है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 20th क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कहा था, मतलब हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आपका राइट आंसर है ए, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द सोल, ठीक है, इसको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो, ठीक है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कह सकते हो, और ये मेंशन हुआ आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भीमराव अंबेडकर कार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द हार्ट एंड द सोल, अभी जस्ट पढ़ा था आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा गया था। और हार्ट एंड सोल कहने के साथ साथ में ये कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 32 कौन सा आर्टिकल था, ये रेमेडी वाला आर्टिकल था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21th क्वेश्चन, ठीक है, हो गया आपका। आगे चलिए 22th क्वेश्चन, ठीक है, एनी स्टेट इज नाउन ऑफ द दोज राइट हुम इट, ठीक है, एनी स्टेट इज नाउन ऑफ दोज राइट हुम इट कैन मेंटेन, हु स्टेटमेंट इज दिस, ठीक है, लेस्के, किसकी स्टेटमेंट थी ये, लेस्के की। चलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, जस्ट जल्दी आंसर दीजिए। किस पार्ट में फंडामेंटल राइट को हमने रखा है, किस पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इसको रखा है फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल राइट को रखा है, मैंने पहले भी बताया था, फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 में रखा है, पार्ट 3 में रखा है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रखा है। और कितने आर्टिकल थे, 12 टू, पूरा बताएंगे आप, जल्दी करें। और उसके बाद पार्ट 4 में और 4th ए में किस किस को रखा है वो भी बताएंगे, मैंने वो बताया है पहले, इससे पहले अगर वीडियो अच्छे से देखी है तो आप बता सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब ये जो प्रेस है इनको कौन आज़ादी देता है, मतलब प्रेस को आज़ादी पूरी तरह कौन देता है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल या कौन सा राइट इनको आज़ादी देता है, वो राइट टू एक्सप्रेशन है, मतलब चीज़ों को एक्सप्रेस करना, और एक्सप्रेस करने की वजह से इनको क्या मिला है, आज़ादी मिली है चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नाउ वेयर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू प्रोवाइड आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको ये चीज़ कौन प्रोवाइड कर रहा है, आर्टिकल 19, याद रखना। एंड आर्टिकल 19 इनको स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में कहता है, स्पीच एक्सप्रेशन के बारे में कहता है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में आर्टिकल 19 कहता है। इन विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रीडम ऑफ प्रेस लाइज, इन विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रीडम ऑफ प्रेस लाइज, जल्दी बताएं, जस्ट अभी तो पढ़ा आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहता है, अभी जस्ट पढ़ के आए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 प्रेस को फ्रीडम देता है, ठीक है। आगे चलिए, अंडर विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट ऑफ डिफेंस फोर्सेज पर्सनल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड स्पेशली, किस आर्टिकल ने इनको मतलब अपने राइट दिए किसको, डिफेंस फोर्सेज को, वो है आर्टिकल 33, आर्टिकल 33, ठीक है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट conferred by this part in their application to defense forces, इसी पार्ट की मदद से उनके पास पावर होती है पार्लियामेंट के पास में, जिसको जो फंडा मतलब क्या कर सकते हैं, कन्फर्ड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को। ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 27th क्वेश्चन है कि अगर आप किसी आदमी को फोर्स कर रहे हो, किसी भी पर्सन को फोर्स कर रहे हो किसी सैंपल पे, सैंपल इस पे साइन करने के लिए जबरदस्ती, तो आप उसकी क्या चीज को वायलेट कर रहे हो, कानून की कौन सी चीज को वायलेट करते हो, वो है वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, ठीक है। तो ये आएगा, ये भी याद रखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिलीजन है। हम रिलीजन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी हम माइनॉरिटी को हम क्या करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते किसी भी जगह पे, और किन जगहों या कौन सी चीज़ जो है किस बेसिस पे उसको हम माइनॉरिटी में रखते हैं, तो वो आता है रिलीजन बेस्ड आ जाता है, तो याद रखें इसको भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कब बनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बनी थी 1976 अंडर कौन सा आर्टिकल था, शाबाश, पार्ट 4A में रखा गया है, और आर्टिकल 51A, ठीक है, 51A। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, 1979 में फंडामेंटल राइट, ठीक है, में से एक चीज़ निकालेगी, 44th अमेंडमेंट बनाकर हमने वो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। मगर उससे पहले 1976 में, कब, 1976 में हमने अमेंडमेंट 42 लाया, ठीक है, अमेंडमेंट 42 लाया। इस 42 अमेंडमेंट की मदद से हमने क्या लाई, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ये नॉन जस्टिसिएबल नेचर की होती हैं। आप क्वेश्चन में आंसर करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे कि ये नॉन जस्टिसिएबल होने के बावजूद, ठीक है,
किस पार्ट में आती हैं, तो पता है आपको पार्ट 4A में आती, आर्टिकल 51A, ठीक है। और 11 फंडामेंटल ड्यूटी थी, पहले 10 थी और बाद में एक और बनी थी, क्लियर, ठीक है। और एक और बात आती है इसमें, फंडामेंटल जो ड्यूटी थी इसमें अगर मैं बात करूं तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, कंट्री, किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटी वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच आर द फॉलोइंग अमेंडमेंट, ठीक है। तो वो 42 अमेंडमेंट जस्ट अभी पढ़ के आए, 42 अमेंडमेंट से इसको बनाया गया था। कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स, राइट टू, ठीक है, डैश, ये राइट डैश ड्यूटीज़, ठीक है। अच्छा, राइट डायरेक्ट ड्यूटीज़ कह सकते हो। वी हैव टू फॉलो आवर ड्यूटीज़ विद इन द लिमिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल राइट, इनके अंदर है कि हमें इनको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही ऑप्शन बैठेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड, इनमें क्या क्या आती हैं फंडामेंटल ड्यूटी में, टू कंजर्व नेचर, द वैल्यूज विच मोटिवेट द फ्रीडम, आवर फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। हमने उन वैल्यूज़ को या उन नर्चर को कंजर्व करके रखना है, ठीक है, जो क्या करती हैं, जो मोटिवेट करती हैं फ्रीडम मूवमेंट को, ठीक है। बाकी इसके अप्रोप्रिएट आंसर नहीं रह सकते, क्लियर। आगे चलिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट अभी बताया था, अभी के लिए 11, पहले 10 थी, बिगिनिंग में 10 रही हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द फंडामेंटल ड्यूटी 51A। जस्ट पीछे पढ़ के है, थोड़ा ध्यान से पढ़ा होता तो 2 मिनट में निकलेगा। 51A, ठीक है, 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में ये बना था, ठीक है। तो कह रहा है इट शेल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक आदमी की कुछ ड्यूटी होती है, फंडामेंटल ड्यूटी हर एक पे लागू होती हैं और हर एक सिटीजन की ड्यूटीज होती हैं। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट डील एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब हमें अबाइड करना चाहिए किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी नेशनल फ्लैग की, अपनी इंस्टीट्यूशन की, नेशनल एंथम की। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, उसके बाद इंस्पायर करना चाहिए, ठीक है, आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, लोगों को इंस्पायर करना चाहिए आगे स्ट्रगल के लिए बढ़ने के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, हमें सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए। डिफेंड करना चाहिए कंट्री को, रेंडर द नेशन सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू, मतलब जब हमें नेशन अपने सर्विस के लिए या डिमांड करेगा कहीं पर भी, या वो सर्विस की डिमांड करता है तो हमें खड़ा रहना चाहिए सर्विस देने के लिए। हु इज़ कस्टोडियन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी मेन चीज़ें रहती हैं, चाहे वो आपके पास सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द सोल बॉडीज हैं, सिर्फ यही मेन सोल बॉडीज हैं हु विल टेक केयर ऑफ द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रॉपर इम्प्लीमेंट करती हैं फंडामेंटल राइट को। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 कौन था, हाई कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय, कौन सस्पेंड कर सकता है, प्रेसिडेंट। ये एक ऐसी पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, जब वार वगैरह लगते हैं ना, जब वार वगैरह होती हैं, वार सिचुएशन होती हैं, तब इसको ये सस्पेंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट बट नॉट एट हिज ओन विल, अब मतलब पावर है, कर सकता है कि सस्पेंड करना हो तो कर सकता है, मगर अपनी विल से नहीं, अपनी सोच से नहीं, बिकॉज ऑल द पावर ऑफ प्रेसिडेंट रिलेटेड टू द एमरजेंसी, एमरजेंसी के टाइम पे कर सकता है, ठीक है। एंड आर्टिकल 352 आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट, ये वहाँ दिया गया इस आर्टिकल में। फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड, ठीक है। फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन सस्पेंड कब होते हैं, फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी के टाइम पे होती हैं, ठीक है। जब भी नेशनल एमरजेंसी आएंगी फंडामेंटल राइट आपके खत्म। हु कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, पब्लिक, कैबिनेट। तो सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ है वो हमारा पार्लियामेंट है, ठीक है, ये कर सकता है। पार्लियामेंट कैन पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन बाय मेकिंग लॉ बना के उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल देयर इज अ प्रोविजन ऑफ राइट टू इक्वलिटी, किस आर्टिकल में या किस प्रोविज़न में राइट टू इक्वलिटी के बारे में कहा गया है, वह आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी के बारे में। इन विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल देयर इज अ प्रोविजन ऑफ राइट टू इक्वलिटी, किस आर्टिकल में राइट मतलब राइट टू प्रोविजन ऑफ इक्वलिटी दिया है, वो आर्टिकल 14 में दिया गया। आगे है राइट टू इक्वलिटी इज मेंशन अंडर आर्टिकल 14 बिटवीन 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, इसके बीच में 14 to 18 के बीच में उसी का पार्ट है। इन आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताता है। एंड स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ आर द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडियन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये आ जाएगा। इक्वल हैं सारे के सारे भाई, इक्वल हैं। मतलब अगर हिंदी में सिंपल सी सरल भाषा में बात करूं तो मतलब कि सब बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी रेस, किसी भी कास्ट, किसी भी सेक्स या किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ में पैदा क्यों ना हुआ हो, सब कानून के आगे बराबर हैं। सिटीजन एंड फॉरेनर बोथ हैव, सिटीजन और फॉरेनर जो हैं दोनों के पास की अगर बात करूं तो क्या होता है, दोनों के पास अपने लीगल राइट होते हैं। सिटीजन और फॉरेनर, सिटीजन फॉरेनर दोनों किस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, लीगल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। इन इंडिया legal right are provided to both citizen and foreigner, civil political right and provide only to citizen। आगे चलिए, which of the following fundamental right is for the citizen of Indian only, जो citizen of Indian के लिए सिर्फ जो fundamental right है वो है right to expression, right to equality सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सबके लिए, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम सबके लिए, राइट टू इक्वलिटी सबके लिए, मगर ये सिर्फ इंडियन वाले ही कर सकते हैं, बाकी नहीं। चलिए आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन बी कंट्रोल बाई प्रिवेंटिंग डिटेंशन एक्ट। ठीक है, वो है राइट टू फ्रीडम। डिटेंशन एक्ट जो है किसको प्रिवेंट करता है, वो है राइट टू फ्रीडम को। अंडर आर्टिकल 22 पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक अ लॉ टू डिटेंट अ पर्सन फॉर 3 मंथ इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो किसी भी आदमी को डिटेंट कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 22 के मुताबिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, कौन सी चीज अपोजिट है प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ के, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, देखते हैं आगे वाले ऑप्शन। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर अ लॉ या फिर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नन ऑफ द दिस। तो राइट आंसर रहेगा बी, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। ठीक है, ये आएगा इसका अप्रोप्रिएट आंसर। कह रहा है द सिस्टम ऑफ प्रिवेलिंग एंड इम्यूनिटी इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये उसके अगेंस्ट है। आगे चलिए, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इन इंडियन सिटीजन। ठीक है, कह रहा है आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 14th नंबर वाला जो आर्टिकल है, 14वां जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किस चीज़ की गारंटी देता है इंडियन सिटीजन को, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बात बताता है जी। देखिए याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापिस से आ सकते हैं एग्जाम में। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन, याद है इस आर्टिकल, ये प्रेस को फ्रीडम देता है। ठीक है, उसके बाद ये 6 फ्रीडम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन सी फ्रीडम देता है हमें, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये प्रेस को भी मैंने कहा था ना, प्रेस को, ये प्रेस को आज़ादी देता है एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी चीज़ को लोगों के सामने लाने के लिए। ठीक है, याद रखना। ये फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपको मूवमेंट करने की भी आज़ादी देता है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की, और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करने में आपको मदद देता है, मगर वो लीगल प्रोफेशन होने चाहिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन इज गारंटीड बाय। ठीक है, आर्टिकल 27। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, आपको आज़ादी देना किससे, पेमेंट ऑफ टैक्सेस से, फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, वो आर्टिकल 27 आपको कहता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 47th क्वेश्चन जो आज का रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर कवर्ड। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी जो है आर्टिकल 29 से कवर किया जाता है, आर्टिकल 29 कवर करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट अनटचेबिलिटी, ये पीछे एक बार किया, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश अनटचेबिलिटी, किसको अबोलिश, दुनिया से ये छुआछूत वाला सिस्टम नहीं था, नीच जात वालों को कभी टच नहीं करना, उसको दूर करने का आर्टिकल 17 ने ठेका लेके रखा है। यही आर्टिकल जो है इनको अलग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये प्रोहिबिटेड कर रहा है इस प्रैक्टिस को, अगर कोई दिख रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इन आर्टिकल 17 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन 1949 अबॉलिश
of untouchability. Untouchability is abolished and is practiced in any form is forbidden. मतलब ये forbidden होगी, ठीक है, कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का काम नहीं होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट. पॉलिटिकल राइट है आपके पास राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ये पॉलिटिकल राइट है, ठीक है, याद रखें, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. है राइट टू स्ट्राइक. हर आदमी को स्ट्राइक करने का राइट है या नहीं है, तो ये भी इसी की बात आएगी, आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द सर्टन फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवन टू, ठीक है, फॉरनर. मतलब इसको कुछ दिए जाते हैं ना, फॉरनर जो है बाहर वाले सिटीजन को मैक्सिमम मिलेंगे, मगर फॉरनर को सारे नहीं मिलते, कुछ दिए जाते हैं, कुछ दिए ही नहीं जाते. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट. कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट फंडामेंटल राइट आर इंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ठीक है, ये कहता है कि फंडामेंटल राइट इन इंडियन आर इंश्योर्ड बाय आर्टिकल 32. अंडर इट सुप्रीम कोर्ट विल टेक केयर ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. इसकी मदद से वापस देखा जाए तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करते हैं फंडामेंटल राइट. राइट टू वोट किस तरह का राइट है? राइट टू वोट किस तरह का राइट है? ठीक है, राइट टू वोट जो है इसको नेचुरल राइट कहते हैं, नेचुरल राइट कहते हैं, याद रखना, नेचुरल राइट कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट. पॉलिटिकल राइट जस्ट पीछे पड़ा था, राइट टू वोट पॉलिटिकल राइट आएगा. एजुकेशन, एक्सप्रेशन और वर्क पॉलिटिकल राइट नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट. ठीक है, कौन सा मैटर यहाँ पे रिलेट करता है फंडामेंटल राइट? वो ए पोर्शन रहेगा. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक केस है, ये हुआ था, जिसके बारे में आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर. तो स्टूडेंट आज इतने रखते हैं. वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें. ठीक है, सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ.